दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं अपने अनुभव की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में उत्तराखंड में बहुत सारी बारिश और जो हमारे घर के नज़दीक जो नाला है वो भी बहुत पानी होने के कारण बहुत शोर हो रहा था। इसलिए फ़िलहाल मैंने वीडियो उस समय नहीं बनाई और आज मैं अपने अनुभवों की श्रृंखला में गैरसैंण से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है मूसू, उस पे 2009 जुलाई में एक आदमखोर सक्रिय हुआ था। उसका अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, गैरसैंण से रामनगर की ओर पहले धुनार घाट और उसके बाद एक छोटा मार्केट दाड़िम डाली पड़ता है। उसके ठीक सामने एक गांव बसा है जिसका नाम मूसू है। मूसू के रास्ते पैदल मार्ग है, ये पंचाली जाने के लिए। पंचाली में इंटर कॉलेज है और मूसू के ऊपर नौगांव, उसके बाद एखोला और उसके बाद पंचाली आता है। ये क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य तथा जो छोटे छोटे झुरमुटों में इनके द्वारा जो जंगल पाले गए हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। यह घटना 30 जुलाई 2009 की है। इस गांव में मोहन प्रसाद लखेड़ा जो थे उनका एक परिवार रहता था। पंडित जी अपनी पंडिताई करके घर का जो खर्च था वो चलाते थे। इनकी माली हालत बहुत बढ़िया नहीं थी। इस गांव में प्रत्येक आदमी के लगभग 2 मंजिले मकान हैं, परंतु पंडित जी के पास केवल 2 कमरों का एक छोटा सा सिंगल स्टोरी वाला पठालों से युक्त मकान है। इसी में पंडित जी अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ रहते थे। 30 जुलाई को पंडित जी कहीं पंडिताई में गए थे और उसके बाद शाम को वो घर लौटे। घर लौटने पे उनकी मिसेज, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो रहा था और अगल बगल जो था वो सब्जी की बेलें, ककड़ी की बेलें और जो मक्का के जो पेड़ थे वो भी छोटे छोटे थे। पंडित जी का जो घर था वो लगभग गांव के किनारे पे था। उससे आगे ऊपर की ओर 2 मकानें और थी, परंतु जो पंडित जी के आंगन से जो खेत लगते थे वो सीधे एक नाले पे, और नाले के बाद जंगल वहाँ से शुरू हो जाता था। पंडित जी के घर के पीछे भी सीधे ही जंगल शुरू हो रहा था, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था परंतु लगभग 50 मीटर चौड़ा और काफ़ी लंबा जंगल था, वो शुरू था। शायद कोई गुलदार उस क्षेत्र पे घूमते हुए या रेकी करते हुए ये पंडित जी के घर को उसने टारगेट किया, और पंडित जी के मकान के बगल पे जो मकान थे उन मकानों के बीच में एक छोटी सी गैलरी थी। शायद ये गुलदार उनके मकान के पीछे से आकर उस गैलरी के अंदर घुसा, और ठीक वो जहाँ पे वो गैलरी के बाद पंडित जी का जो आंगन शुरू होता था वहाँ पे पंडित जी द्वारा जो दीवार लगाई गई थी आंगन के कॉर्नर पे, पंडित जी उसमें बैठे हुए थे। उनका 4 साल का बेटा अजय प्रसाद अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था और अपने पापा के साथ वो गपशप लगा रहा था। क्योंकि छोटा बच्चा था इसलिए उसके पिताजी उसकी बातों पे जो तोतली भाषा में बोल रहा होगा उसका जवाब दे रहे थे। और उन्हें ये पता नहीं था कि शायद जो पंडित जी जहाँ पे बैठे थे उसी के सामने 2 मकानों के बीच जो गैलरी थी उसमें कोई गुलदार बैठा उस बच्चे को देख रहा था। लगभग 7:30 पौने 8 बज रहे होंगे, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। तभी गुलदार एक झटके के साथ
उस गैलरी से निकला और उसने अजय को गर्दन से पकड़कर पंडित जी के सामने ही उसके आंगन से मुंह पे दबाए हुए वो जो सब्जी की क्यारी थी उस क्यारी में उसने जंप लिया और उसके बाद दूसरे जंप में वो नीचे नाले की ओर भागा। पंडित जी अवाक रह गए क्योंकि न तो उनके मुंह से कोई शब्द निकल पाया और वो केवल देखते ही देखते रह गए। और जब गुलदार उनके बेटे को उस क्यारी से दूर ले गया उसके बाद तब पंडित जी की आवाज खुली और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाग 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 भाग। वो हल्ला सुन के उनकी जो मिसेज थी वो कमरे के अंदर थी, वो भी बाहर निकली। और उसके बाद जब वो समझी कि उनके बेटे को कोई गुलदार उठा के ले गया है तो एकदम उन्होंने हल्ला शुरू किया, क्योंकि उनके मकान के बगल पे ही मकान था, आगे से मकानें थी और इसलिए सारे लोग वो हल्ला करते हुए वहां पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि गुलदार उनके बेटे को इस ओर उठा के ले गया है, तो सारे लोग उस ओर की ओर भागे। और उसके बाद गांव के वहीं पे जो सूखा नाला था, परंतु बरसात में उसमें काफी पानी रहता था। और उसके बाद लोग जो उसके पार वाला जो जंगल शुरू होता था उस जंगल में अजय को ढूंढने के लिए चारों ओर से फैल गए। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उनको एक ऐसे दलदल वाले इलाका जो था जिसमें लगभग पानी भी था, उस दलदल वाले इलाके में एक झाड़ी में उनको एक गुलदार वहां से निकलते हुए देखा गया। लोग जब उस गुलदार को लोगों ने वहां से निकलता देखा तो लोग वहां पहुंचे। तब तक उन्होंने देखा कि अजय को लगभग ये गुलदार आधा खा चुका है और उसका अधखाया शव वहां पे पड़ा हुआ है। लोग उस शव को वहां से उठा के घर लाए, परंतु आप ये देख लो कि उसके पिताजी उसी समय उसके साथ बातचीत कर रहे थे, माँ अंदर खाना बनाने में व्यस्त थी। और होनी ने ऐसा खेल उन गरीब परिवार के साथ खेला कि उनका जो इकलौता बेटा था उसको गुलदार उठा के ले गया। घर वालों का रो रो के बुरा हाल था और माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा तो अभी तक तो यहाँ दरवाजे पे बैठा हुआ था और अभी उसकी मृतदेह उसके सामने थी। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और प्रशासन को दी गई और शायद वो लोग रात को वहां पहुंचे, परंतु मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला। मुझे सुबह बताया गया कि वहां पे कल रात एक बच्चे को गुलदार उठा के ले गया है। तो मैं ऑफिस जाने के टाइम पे मैं सीधे, जो कि मेरे से क्यों वो 4 किलोमीटर दूर था, तो मैं वहां पहुंचा। मैंने वहां पे देखा कि जिस खेत में गुलदार अजय को लेके उसने जंप लिया था वहां पे उसके पंजे जो थे वो बहुत गहरे गढ़े हुए थे। यानी एक तो बरसात का मौसम था, दूसरा गुलदार के मुंह पे शिकार होने से उसका जो वजन होगा वो बढ़ गया होगा, इसलिए उसके पंजे उस मिट्टी में बहुत गहरे तक धंसे हुए थे। और उसके बाद जो दूसरी जंप उसकी थी उस जंप पे थोड़ा उसके पंजे हल्के धंसे हुए थे। उससे मैंने देखा कि ये गुलदार जो है 7-8 साल का कोई मेल गुलदार है। उसी समय उस क्षेत्र से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर जो हमारा कुमाऊं का एरिया लगा होता है उस पे एक आदमखोर एक्टिव था उस समय। तो पहले मेरा शक उस पे जा रहा था, परंतु उसको उसके जो पग चिन्ह थे मैं पहले उन पग चिन्हों को देख चुका था। थोड़ा ये लग रहा था कि ये पग चिन्ह भी मेल के हैं, परंतु वो जो पग चिन्ह थे वो थोड़ा इससे बड़े थे। यानी उसकी एज 12-13 साल से ऊपर की थी और इसकी एज लगभग 7-8 साल के लगभग थी, परंतु थे दोनों मेल। इसलिए शक होना बहुत जरूरी था कि क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेल गुलदार जो है इस एरिया पे भी आ गया हो। उसके बाद इसकी सूचना वन विभाग द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दे दी गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि 31 तारीख को सूचना दी गई और 1 तारीख तक परमिट इसके लिए जारी कर दिया जाएगा। 31 तारीख को ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और जनता ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि रावत जी क्या पता गुलदार आज रात फिर इस एरिया पे लौटे, तो आप आज रात थोड़ा इसको देख लें और कल से शायद परमिट हो जाएगा, तब तो कोई बात नहीं।
मैं रात को अपने साथी वीरेंद्र और श्याम सिंह को लेके मूसू पहुंचा। मूसू में तब तक वन विभाग द्वारा पिंजरा लगा दिया गया था, और पिंजरा जहाँ पे वो नाला था और उससे बाद जो जंगल शुरू होता था, वहाँ पे एक चौड़ी सी जगह थी। उस जगह पे वन विभाग द्वारा पिंजरा लगा दिया गया, उसमें बकरा डाल दिया गया और ठीक था, क्योंकि यदि गुलदार वापस लौटता है इस बस्ती पे, तो वो इस जगह पे जहाँ से जंगल शुरू होता है, वहाँ पे यदि इसको शिकार मिलेगा तो ये पिंजरे के अंदर बंद हो सकता था। और लास्ट गांव के कॉर्नर पे एक मकान था, और उस मकान के 2 मंजिले में हम लोगों ने एक दरी बिछाई और एक बकरा हमने उसके आगे बांध दिया, और हम लोग रात भर उस पे बैठे रहे। हमें विश्वास था कि गुलदार के द्वारा जो शव छोड़ा गया है, जिसको गांव वालों ने इसे भगा दिया है, तो क्या पता उस शव के चक्कर में ये शाम को लौटेगा। परंतु हम इस चीज़ भूल गए थे, क्योंकि दिन भर, क्योंकि ये जंगल का एरिया था, गुलदार किसी भी समय या रात को उसी समय आके उसने उसको जगह को चेक कर लिया होगा कि यहाँ पे बॉडी नहीं है, तो इसलिए वो उसका आना संभव नहीं था। फिर भी हमें आशा थी कि गुलदार वापस लौटेगा, परंतु हम सारी रात बैठे रहे और गुलदार वापस नहीं लौटा। जब लगभग सुबह 4 बजे हम लोग वापस लौट रहे थे, तो मैंने देखा एक सफ़ेद सा छोटा वैरायटी का एक कुत्ता जो है वो उस गांव पे घूम रहा है। तो मैंने उनको पूछा ये कुत्ता किसका है, तो उन्होंने कहा ये प्रधान जी का कुत्ता है। और मैंने कहा ये ऐसे ही घूमता रहता है? बोला हाँ, ये ऐसे घूम रहा है। मेरे को लगा शक कि कहीं ऐसा ना हो कि गुलदार इस कुत्ते के चक्कर में आया हो, और कुत्ते के चक्कर में बैठने के बाद और उसने बच्चे को उठा लिया है। और मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा, हाँ, जिस दिन ये कुत्ता गुलदार उठा के ले जाएगा, शायद गुलदार उसी दिन मारा जाएगा। और उसके बाद हम वापस गैरसैंण लौट आए। 1 तारीख अगस्त को वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए इसको मारने के लिए हंटिंग परमिट जारी कर दिया गया, और डीएफओ द्वारा इस कार्य के लिए मुझे अधिकृत कर दिया गया। यानी मेरे पास एक जिम्मेदारी और आ चुकी थी। दोस्तों, मैं दिन में अपने कार्यालय में काम करता और रात को मूसू वाले एरिया पे जाके उस गुलदार की जो एक्टिविटी थी उसको नोट करता। दिन में कभी शाम के समय जल्दी जाकर उसके आने जाने के रास्तों को, उस एरिया में निकलने वाले रास्तों को चेक करता। मैंने देखा कि यहाँ पहले गुलदार का मूवमेंट बहुत कम था, परंतु ये गुलदार जो जिसने बच्चे पे अटैक किया या जो मूसू गांव पे आया है, ये बहुत दिन बाद यहाँ आया है। और क्योंकि इसके पुराने क्रैश तो थे, परंतु नए क्रैश इस एरिया पे नहीं थे। हाँ, बशर्ते इस गांव के ऊपर जो नौगांव था, नौगांव और इस एरिया पे एक फीमेल के चलने के निशान थे और एक मेल के भी वहाँ चलने के निशान पुराने थे, नए निशान उस साइड भी नहीं थे। हाँ, बशर्ते फरवरी माह में इस गांव से 3 किलोमीटर ऊपर जो एखोला गांव है, वहाँ पे एक बच्चे पे एक गुलदार ने हमला किया था। और परंतु उसके माँ बाप की सतर्कता के कारण, क्योंकि वो बच्चा शाम के समय अपने आंगन में बैठा हुआ था और जो गुलदार ने उस पर हमला किया, तो क्योंकि जो उसके आंगन के बाद जो ढलान थी और थोड़ा झाड़ियाँ थी, तो बच्चा उसमें गिर गया और उसके जो पिता थे उन्होंने तुरंत उसके ऊपर से ही छलांग लगा दी। तो गुलदार को उस पर दोबारा दांत या पंजे लगाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए वो बच्चा बच गया था। थोड़ा इलाज के बाद वो ठीक हो गया था। केवल इस एरिया पे केवल वही घटना थी और उसके बाद फिर कोई घटना इस एरिया पे नहीं हुई थी। इससे भी लग रहा था कि शायद ये गुलदार इस एरिया के लिए नया था या पुराना गुलदार भी है, तो वो पहले एक्टिव हुआ था फरवरी में, फिर उसके बाद वो खाने जो उसको भोजन की प्राप्ति हो गई होगी, इसलिए वो सक्रिय नहीं हुआ। बशर्ते लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि गाँव से कुछ कुत्तों को गुलदार उठा के ले गया है। इन सारी सूचनाओं को एकत्र करने के बाद अब हम लोगों के पास था
कि हम किस प्रकार की रणनीति इस गुलदार को मारने के लिए बनाएं, क्योंकि ये बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम पे अक्सर दिन शाम को यहाँ बारिश हो जा रही थी। तो जिस समय में, क्योंकि हम शाम को तैयार हो रहे थे और बारिश हो जा रही थी, कभी कोहरा लग जा रहा था, इसलिए वहाँ पे हमारे एक जो साथी थे नरेंद्र रावत, वो अध्यापक थे उसी गांव में और उसी गांव के रहने वाले थे। उनसे मैंने बात की थी कि जब मैं कभी ना पहुंचूं तो आप गांव पे एक राउंड मार के और सुबह आप लोग इन रास्तों को चेक करके थोड़ा मुझे सूचना दें कि क्या ये गुलदार की क्या एक्टिविटी है और गुलदार क्या कर रहा है, ये गांव पे आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी सारी सूचना नरेंद्र रावत मुझे दिया करते थे। और आज की तिथि में नरेंद्र रावत अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, 5 तारीख को हम लोगों ने एक निश्चय किया, क्योंकि लगातार टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा था, तो क्यों ना हम गांव से थोड़े दूरी पे एक मचान बनाएं और मचान बना के जिस टाइम पे हम यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम पे ये रोड वाली जगह तो थी नहीं, सारा एरिया पैदल था और पैदल चलने में सांप का डर अलग था, भालू का डर अलग था, इसलिए क्यों ना एक मचान बनाई जाए जिस पे हम लोग कम से कम 4-5 घंटे डेली बैठे और इसके नज़दीक बकरा बांध दे, तो क्या पता हमें सफलता मिल सकती है। एक मचान बनाने के बाद हम लोगों ने उसके नज़दीक बकरा बांध दिया। 5 तारीख को मैं और वीरेंद्र जल्दी जाके लगभग 5 बजे उस मचान पे बैठ गए। आगे हमने बकरा बांधा हुआ था। संभावना थी, क्योंकि नरेंद्र ने हमें बताया था कि रात को किसी गुलदार के आने के पग चिन्ह दिखे हैं जो नौगांव से मूसू की ओर आया है और जंगल पे उन रास्तों पे इसके द्वारा क्रैश दी गई है, तो संभवतः ये लग रहा था कि गुलदार इस एरिया पे आज है। बैठे बैठे हमको अब लगभग गोधूली, यानी जिस टाइम पे अक्सर गुलदार अटैक करता है, वो समय आ गया था। हम लोग बिल्कुल सतर्क बैठे, सांसें रोके और ये देख रहे थे कि कब गुलदार इस बकरे पे अटैक करता है और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि वास्तव में ये कौन सा गुलदार है। लगभग 8 बजे, फिर 9 बज गए, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद अंधेरे में जो बकरा था वो सफ़ेद रंग का था, इसलिए थोड़ा हल्के और गांव की जो लाइट भी उधर पड़ रही थी उससे हमको वो बकरा स्पष्ट दिख रहा था। इससे हम लोग ध्यान लगा रहे थे कि बकरा किसी एक पर्टिकुलर जगह की तरफ नजरें गड़ाए हुए है और किसी समय वो अपने पाँव, आगे के पाँव से जमीन पे मार भी रहा है, यानी कोई चीज़ जो है वो बकरे के नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, परंतु बकरे का मुंह उस ओर होने के कारण शायद वो बकरे पे अटैक नहीं कर रहा है। मेरी अपने राइफल पे पकड़ मजबूत हो गई और मैंने लगभग राइफल को अब अपने कंधे पे एम कर लिया था और वीरेंद्र अपनी सर्च लाइट लेके बिल्कुल तैयार था, क्योंकि किसी भी समय बकरे पे अटैक हो सकता था। लगभग 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि बकरा एक झटके के साथ निमियाने की आवाज़ करता है, तो वीरेंद्र ने तुरंत लाइट वाली और मैंने राइफल को कंधे पे लगा के उसके टेलीस्कोप से देखने की कोशिश की कि ये गुलदार कितना बड़ा है, या मेल है या फीमेल है। तब तक मैं देखता हूँ कि इसका मुंह तो बारीक बारीक है, अतः ये तो गुलदार नहीं बल्कि ये कोई शियार है, और इसलिए मैं एक झटके के साथ खड़ा हुआ और ओ हो हल्ला किया, क्योंकि वो जो शियार था वो बकरे को झपट रहा था और हमारे हल्ला सुनने के बाद वो शियार वहाँ से भाग निकला। तब मैं उतरा और हम उठे, नीचे उतरे हम लोग, और उसके बाद हमने बकरे को, उस बकरे पे उस शियार द्वारा दांत नहीं चुबाए गए हैं, यानी जो हमारा बकरा है उससे बच गया है। और हम उस बकरे को हमने वहाँ से खोला और नीचे गांव पे जहाँ हम उससे बांधते थे वहाँ उसको हमने बांध दिया और उसके बाद हम लोग वापस गैरसैंण के लिए चल दिए। हम रास्ते भर ये सोच रहे थे कि यदि इस क्षेत्र पे कोई भी गुलदार होता तो उसको बकरे पे अटैक करना चाहिए था, यानी
इस क्षेत्र पे आजकल गुलदार नहीं है। फिर भी दोस्तों हम लगातार 10 तारीख तक हमने उसी मचान का यूज़ किया। जो हमारे पास कोई समय जो बचता था, जैसे हम जल्दी चले गए तो उस टाइम पे हम उन गाँवों पे, यानी नौगांव, पंचाली, एखोला, ये मुसुड़ियार, इन जगह पूरे जगह ढूंढते, उन रास्तों को चेक करते कि कहीं कोई गुलदार का मूवमेंट है या नहीं है। परंतु कोई भी गुलदार का मूवमेंट उस एरिया पे उस समय नहीं था। एक बार मुझे शक हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कुमाऊं में एक्टिव गुलदार है, कहीं वही आके इस घटना को उसने अंजाम दिया हो और उसके बाद वो वापस निकल गया है। परंतु इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो हमारे पास परमिट दिया गया था उसमें साफ लिखा गया था कि हम इस गुलदार को केवल जो मूसू गांव के परिधि के अंदर ही मार सकते हैं। बाकी हम किसी भी गांव में या किसी भी उस क्षेत्र से बाहर किसी भी गुलदार को फायर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध में ये था कि यदि सपोज दैट कुमाऊं वाला गुलदार आके इस घटना को करके चला गया हो, परंतु वो तो सुरक्षित बच रहा था, और यदि कोई इस गांव पे कोई निर्दोष गुलदार होगा तो वही मारा जाएगा। ये दुख तो हमें था, परंतु हमारे परमिट के अनुसार हम गांव के अलावा दूसरे गांव पे भी गुलदार को नहीं मार सकते थे। खैर दोस्तों, लगभग 16 तारीख अगस्त की ये बात है। हमें नरेंद्र रावत द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे गांव के ऊपर जो नौगांव है, नौगांव के बगल खेतों में एक गाय को किसी गुलदार द्वारा मारा गया है। तो हमने कहा चलो, कम से कम गुलदार होने की सूचना तो मिली, और मैं और वीरेंद्र शाम को लगभग 4 बजे हम वहाँ पहुँचे। हमने देखा कि जो सीढ़ी नुमा जो खेत हैं, उन खेतों में एक खेत में एक गाय को किसी गुलदार द्वारा मारा गया है और उसे खाया भी गया है। उसके अगल बगल हमने कोई पेड़ ढूंढे तो उसके अगल बगल कोई पेड़ थे नहीं। एक पत्थर था उस खेत के ऊपर वाले खेत के कॉर्नर पे। हमने उसी की आड़ पे थोड़ा से झाड़ियाँ काट के हम लोग उस पे बैठ गए। हमारा बैठने का मेन मकसद ये था कि हम गुलदार को देखना चाहते थे कि ये कौन सा गुलदार है, मेल है या फीमेल, क्योंकि जिसके द्वारा घटना की गई है वो मेल गुलदार है। अतः यदि ये मेल गुलदार हो सकता है तो ये आदमखोर हो सकता है, और यदि ये फीमेल होगी तो उसको किसी प्रकार से हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लगभग 6 बजे हम लोग उसके अंदर बैठ गए और अब गुलदार आने का इंतजार हम लोग करने लगे। जहाँ पे ये गाय मारी हुई थी उसके लगभग 50 मीटर बगल से एक रास्ता जो शायद कुलागाड़ के ले जाता था, उस पे आवत जावत चल रही थी। लोग उस पे चल रहे थे, जो मार्केट से या कहीं से अपने गाँवों को जा रहे थे वो लोग उस पे चल रहे थे। जब शाम को जिस समय अपने शिकार पे गुलदार लौटता है, वो समय जब नज़दीक आया तो हम लोग सतर्क हो गए। हमारी जो राइफलें थी, राइफल तैयार हो गई, लाइट बिल्कुल तैयार थी कि किसी भी समय गुलदार जो है गाय पे आएगा। परंतु धीरे धीरे हमने देखा कि लगभग 9 बज चुके हैं और अभी तक गुलदार जो है इस गाय की बॉडी पे नहीं आया है। तो फिर हम सोचने लगे यार ये क्या चक्कर हुआ होगा, या तो गुलदार ने हमको देख लिया है, और या तो जो रास्ता इसके नज़दीक से जा रहा है, इस रास्ते पे लोगों के आवत जावत के कारण जो है ये गुलदार शायद क्या पता लेट यहाँ आएगा, यानी रात के लगभग 12 बजे के बाद जब सुनसान हो जाएगी तब ये लौटेगा। फिर हम लोग यही सोच के बैठे हुए थे कि चलो देर रात तक भी आएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे, और यदि गुलदार ने कहीं से हमको देख लिया होगा तो चाहे हम सुबह तक भी बैठे रहें, ये गुलदार वापस नहीं लौटेगा। इसी प्रकार दोस्तों जब 9 बज गए थे तभी हम देखते हैं कि नीचे की ओर से कोई एक लाइट जो है उस गाय की ओर आ रही है। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ कौन आ रहा है, और जब वो बिल्कुल मरी हुई गाय के नज़दीक पहुँचा और जो टॉर्च से गाय को देखने लगा तो फिर हमने अपनी लाइट वाली
हमने लाइट बाल के देखा, अरे ये तो मूसू के प्रधान जी हैं और हाथ पे इनके गन है। तो हमने उनको कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? तो उन्होंने कहा यार मैंने सोचा आप लोग नहीं आए हैं और वहाँ पे मेरे को अभी पता चला कि एक गाय मार रखी है। तो मैंने कहा चलो मैं देख के आता हूँ कि वहाँ पे गुलदार आया है या नहीं आया है। शायद थोड़ा बहुत उन्होंने पी भी रखी थी और इसलिए वो बड़े मस्त होके वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने उनको कहा आपको तो गुलदार देखने के चक्कर में आपने हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है, और इसलिए हम लोग उस जो मचान बनी हुई थी उससे बाहर निकल आए और प्रधान जी के साथ हम उनके गांव की ओर चल दिए। तो अब हम सोच रहे थे या तो गुलदार यहाँ पे लेट नाइट आएगा या गुलदार ने किसी प्रकार से हमको यहाँ पे देख लिया है। यदि गुलदार, क्योंकि जो हमारी द्वारा जो छुपाव मचान बना हुआ था वो बहुत एकदम सटीक नहीं बना था हमारा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था, इसलिए हम उसको बहुत बढ़िया नहीं बना पाए थे। अब कल के लिए हमारा ये था कि कल हम इसको बहुत अच्छी तौर से, जहाँ पे भी हम ज़मीनी छुपाव बनाएंगे वो बहुत बढ़िया बनाएंगे। एक तो मेन हो रहा था कि जो सीढ़ी नुमा खेत थे उन खेतों से नीचे के खेत में यदि गाय है और ऊपर के खेत में आप उस बैठने का बना रहे हैं तो वो गाय पूरी दिख नहीं पा रही थी, ऊपर का पोर्शन उसका, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेतों में जो ढलान में है वो ऊपर से यहाँ नहीं दिख रहा था। यदि हम नीचे बनाए तो नीचे से फिर ऊपर नहीं दिख पाएगा, इसीलिए बहुत कठिन हो रहा था। तो इस कार्य को दूसरे दिन के लिए छोड़कर हम लोग वापस गैरसैंण आ गए। लगभग 18 तारीख को हम लोग बहुत जल्दी लगभग 3 बजे मैं और वीरेंद्र यहाँ से मूसू के लिए चल दिए, और उसके बाद हम सीधे जहाँ गाय मरी हुई थी वहाँ पहुँचे। तो हमने देखा कि गुलदार रात को आया था और उसने काफ़ी सारा जो मांस था गाय का वो खा लिया है। आज हमको ये देखना था कि हम कहाँ अपने बैठने के लिए ज़मीनी छुपाव बनाएं जहाँ से हम गुलदार की एक्टिविटीज़ को देख सकें। तो मुझे ध्यान आया कि इस जो खेत है, जिस खेत में बॉडी रखी हुई है इस गुलदार की गाय की, यदि हम इसी खेत के लास्ट कॉर्नर पे जो लगभग हमसे 100 गाय से लगभग 100 गज से अधिक दूरी पे था, वहाँ यदि हम बनाएं तो क्योंकि हमको तो पहले देखना है कि ये है कौन सा गुलदार, तो वहाँ पे हम छुपाव बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा कॉर्नर था और कॉर्नर पे हमारे पास पीछे के लिए जो थी वो ज़मीनी छुपाव मिल जाएगा। और हमने मोटी मोटी जो पेड़ की और टहनियाँ थी और जो काटली झाड़ियाँ थी उनको हमने काटा और उनको इस प्रकार से ज़मीन में गाड़ दिया कि वो ऐसे लग रहे थे कि ये पेड़ यहाँ पे पहले से उगे हुए हैं। क्योंकि गुलदार यदि जब चालाक हो जाता है तो किसी भी पौधे के उल्टी पत्ती होने पे भी उसे शक हो जाता है। तो खड़े पेड़ों पे उसको शक न होने का हमें अंदाज़ा था कि ये शक नहीं कर पाएगा, और इसी प्रकार हमने एक बहुत बढ़िया छुपाव हमने वहाँ पे बना लिया। मैं वीरेंद्र लगभग 4 बजे ही उसके अंदर बैठ गई। अब धीरे धीरे धूप छिपने लगी। उस दिन मौसम थोड़ा ठीक था, बारिश कम हो रही थी और इसलिए, परंतु जो घास वाला एरिया था उसमें मच्छर और अनेक प्रकार के जो कीट पतंगे थे, जोंक थे, वो बहुत ज़्यादा थे और इसलिए हर बार वो हमें परेशान कर रहे थे। यानी उसके अंदर बैठे हुए आधा घंटा काटने माने लगभग 5 घंटे के बराबर हो रहा था। आदमी बार बार उन मच्छरों से परेशान या जोंकों से परेशान हो रहा था। धीरे धीरे टाइम गुजरा और ठीक वही जिस टाइम पे गुलदार अक्सर शिकार पे पहुंचता है, गोधूली वाला टाइम, वो निकट आया। तो हम लोग बहुत सतर्कता से बैठे हुए थे। इस समय हमने आज उस गाय पे एक घंटी हमने बांध दी थी, जिससे क्या होगा यदि कोई गुलदार वहाँ पे आता है और उस बॉडी को हिलाएगा तो कम से कम हम काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, लगभग 100 गज। तो क्या होगा यदि गुलदार उस बॉडी को हिलाएगा तो वो घंटी बज जाएगी और उसकी आवाज़ हमको वहाँ सुनाई देगी। इससे हमको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे गुलदार आ चुका है। तो धीरे धीरे टाइम गुजरा और उसके बाद लगभग 8:30 बज रहे होंगे, तभी हमें उस घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंने अपनी राइफल सीधी की और वीरेंद्र को मैंने कहा कि अब आप लाइट मारें। वीरेंद्र ने जो लाइट मारी तो मैंने टेलीस्कोप से देखा कि अरे यहाँ एक नहीं बल्कि यहाँ 3 गुलदार हैं।
मैं बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने ध्यान से देखा कि इसमें एक माँ जो खेत के बगल पे लेटी हुई है और उसके जो दो शावक है वो उस शिकार को खा रहे हैं। तो हम एक समझ गए थे कि ये जो है ये किसी गुलदार का पूरा परिवार है जो अपने बच्चों के साथ इस शिकार पे आई है। यानी जो हमारा एम था मेल गुलदार वो यहाँ नहीं है, अतः ये फीमेल गुलदार है और इसके साथ बच्चे हैं। तो फिर हमारा बैठने का कोई मतलब ही नहीं था और हम लोगों ने जोर से हल्ला किया, लाइट बाली और गुलदार का सारा परिवार वहाँ से भाग गया और हम लोग वापस रिएक्शन के लिए चल दिए। अब ये था कि जो मेल गुलदार है वो कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल गुलदार का परिवार है। तो मेल गुलदार जिसने बच्चे पे वो हमला किया उसको भी होना चाहिए था। दोस्तों ऐसे ही एक दो दिन और गुजर गए और 20 तारीख को हमें सूचना मिली कि गुलदार द्वारा जो सफ़ेद रंग का छोटे वैरायटी का जो कुत्ता था उसको कल रात उठा लिया गया है। और नरेंद्र रावत ने जब हमें ये चीज़ बताई तो मैंने नरेंद्र रावत को कहा कि मैं शाम को पहुंचूंगा, आपके पास अभी टाइम है, आप किसी भी प्रकार से उस कुत्ते की बॉडी को ढूंढवा दो कि वो कहाँ ले गया है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके बाद वो बॉडी उनको ठीक उसी जगह पे मिली जहाँ पे उस दिन उस बच्चे को वो गुलदार अटखाया खा के छोड़ गया था। उन्होंने देखा कुत्ते की बॉडी को इस गुलदार ने आधा खा लिया है और बाकी बॉडी वहाँ उस दलदल पे उसने छुपा रखी है। तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि वहाँ पे बॉडी है और वो बॉडी हमको मिल गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लगभग 4 बजे आज वहाँ पहुँच जाऊँगा। और मैं शाम को अपने साथी वीरेंद्र के साथ लगभग 4 बजे मूसू पहुँचा। मूसू पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे उस एरिया पे उस कुत्ते की बॉडी को दिखाया कि यहाँ पे कुत्ते की बॉडी है। अब हमें वहाँ पे बैठने के लिए छुपाव बनाना था, परंतु वो पोर्शन पूरा दलदल का था और दलदल के होने के साथ उसकी जो अगल बगल जो झाड़ियाँ थी उनमें जोंकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यदि आदमी बैठेगा तो एक प्रकार से उस दलदल में पूरा आदमी गीला हो जा रहा था। फिर भी अब तो बैठना तो था ही, इसलिए हमने एक झाड़ी को चिन्हित किया और उस झाड़ी के आगे छुपाव बनाया। थोड़ा उसके ज़मीन को हमने प्लेन किया और उसके अंदर में और वीरेंद्र लगभग 5 बजे बैठ गए। हमें मालूम था क्योंकि उस दलदल पे इस गुलदार के जो पग चिन्ह थे वो साफ दिखाई दे रहे थे। ये गुलदार एक मेल गुलदार था और संभवतः 100% वही गुलदार था जिसने उस बच्चे का शिकार किया था। बैठते बैठते अब सूरज छिप गया था। हमने देखा कि एक उल्लू जो है ठीक उस कुत्ते से लगभग 25 मीटर दूर एक पेड़ पे बैठा हुआ है और वो जोर जोर से सीटी जैसी आवाज़ शी वाली आवाज़ कर रहा है। इससे पहले मैं एक बार किसी गुलदार के शिकार करने में मैंने उस दिन भी उल्लू को देखा था कि उल्लू आवाज़ करने के बाद ये संकेत कर रहा था कि गुलदार आ गया है। तो मैंने वीरेंद्र को कहा कि ये उल्लू जो है आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब इसने गुलदार को देख लिया है और जो लेपर्ड है वो शिकार पे आने वाला है। अभी तो उजाला है पूरा, परंतु ये कहीं से जो है इस शिकार की रेखी कर रहा है और ये शिकार पे लौटने वाला है, क्योंकि ये उल्लू जो है हमें सूचना दे रहा है। राइफल मैंने अपनी ओर सीधी करके रख दी। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद मैं देखता हूँ कि एक नर गुलदार जो है ऊपर से सीधे जंगल से निकल करके जहाँ उस कुत्ते को उसने रखा था उसके ऊपर से खड़े होके उस कुत्ते को यूं देख रहा है। यानी गुलदार उजाले में ही वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया था, इसलिए गुलदार को ज़्यादा भय नहीं था और संभवतः वो भूखा भी रहा होगा। इसलिए वो जो ही कुत्ते को देखने लगा मैंने सीधी राइफल सीधी की और सीधा उसका एम किया। वो दूरी मुझसे ज़्यादा नहीं थी, लगभग 75 या 100 गज पे थी। मैंने उसके चेस्ट का एम किया और ट्रिगर दबा दिया। एक धड़ाके के साथ धमाके के साथ
फायर हुआ और फायर के बाद गुलदार सीधा जहाँ कुत्ता था वही लुढ़क कर उल्टा पलट गया, यानी उसके पांव ऊपर हो गए, एक झटके के साथ वो नीचे गिर गया। और उसके बाद फायर सुन के गाँव वाले सब सतर्क हो गए कि हाँ फायर हो गया है। उसके बाद तभी नरेंद्र रावत का फ़ोन आता है कि रावत जी आपने फायर किया? हाँ मैंने कहा मैंने फायर किया और जो है वो गुलदार मारा गया है। और उसके बाद मैंने फ़ोन से गैरसैंण रेंज ऑफिस को भी सूचना दी कि मैंने गुलदार को मार दिया है। और उसके बाद सारे लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने गुलदार को उठाया और वह गाँव ले गए। गाँव में उन लोगों ने फूल मालाओं से हमारा बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया। मैंने देखा कि ये जो नर गुलदार है इसकी उम्र लगभग 7-8 साल है। ये इसके कैनाइन और इसके पंजे लगभग ठीक हैं, परंतु शायद संभवतः ये भूख के कारण जो है इसने उस बच्चे का शिकार किया था और उसी भूख के कारण इसने इस जो सफ़ेद कुत्ता जो इनका छोटा वाला कुत्ता था उसका शिकार किया। और शायद इसने इस कुत्ते को सुबह लगभग 4 या 5 बजे उठाया होगा, इसलिए इसको खाने का समय पूरा नहीं मिला, इसलिए ये दूसरे अटेम्प्ट खाने के लिए बहुत जल्दी उजाले में ही पहुंच गया था। और उसके बाद रात को हम इस गुलदार को गैरसैंण रेंज ऑफिस ले आए। ऑफिस में लाने के बाद दूसरे दिन इसका पोस्टमार्टम किया गया और ये देखा गया कि ये एक नर गुलदार था जिसकी उम्र डॉक्टरों के द्वारा लगभग 7 साल बताई गई। ये वही भूख के कारण आदमखोर हुआ था और उसके बाद इस एरिया में अभी तक लगभग 2009 से लेकर 2024 तक अभी तक कोई भी घटना इस प्रकार की इस क्षेत्र में नहीं हुई और लोग अभी भी बिल्कुल सुरक्षित और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जो परिवार मोहन प्रसाद लखेड़ा का है वो अभी भी अपनी गरीबी हालत में है। इस समय 2024 में मैं एक दिन घूमते हुए इस साइड से निकला तो मैंने देखा वही मकान जिसमें 2009 में उस बच्चे को गुलदार उठा के ले गया था, वही मकान वैसे ही है, सारी चीज़ वैसी है। वो उसी घर पे रहते हैं और अपनी गरीबी के दिन उसी प्रकार से काट रहे हैं। इसको देख के लगता है वास्तव में जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेगा और जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। कम से कम हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासन को इनकी इस प्रकार के लोगों की वो ध्यान देना चाहिए, परंतु यहाँ पे इस चीज़ के लिए कोई नहीं सोचता है। दोस्तों आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक रोमांचकारी अनुभव के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।